गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 14 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 14 का नाम है भारत के विदेशी संबंध। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद की अवधि, मतलब जब हम आज़ाद हो गए थे तो भारत को मजबूत विदेश नीति बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत ने अन्य विदेशी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति के रखरखाव के माध्यम से सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से अपने विदेशी संबंधों को आकार दिया। तो देखिए, इंडिया का एक ही मेन काम था कि हमें सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान रखना है और शांति के लिए ही काफ़ी ज़्यादा वर्क करना है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो टॉपिक होगा वो होगा नेहरू की भूमिका, कि नेहरू की क्या भूमिका थी। तो देखिए, नेहरू जी 1946 से 1964 तक विदेश नीति का प्रयोग किया। इन्होंने 1946 से लेकर 64 तक ये भारत के पीएम रहे। जो नेहरू की विदेश नीति थी, इसके प्रमुख 3 उद्देश्य थे। पहला, ये नेहरू जी चाहते थे कि भारत की संप्रभुता को बनाए रखना। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये थी नेहरू जी की 3 मुख्य उद्देश्य और उनकी भूमिका। इसके बाद इस तथ्य के बावजूद भारत के कई नेता चाहते थे कि भारत अमेरिका समर्थक विदेशी नीति का पालन करे। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की रणनीति के माध्यम से विदेश नीति के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कामना की। तो नेहरू जी एक ही चीज चाहते थे। उस समय आप सभी को पता है कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। हमने किसी भी गुट में शामिल न होने की ठान ली। इसके बाद अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की नीति किसे कहते हैं, क्या होता है गुट निरपेक्षता। जैसे कि आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा कि किसी भी गुट में शामिल न होना ही गुट निरपेक्षता था। 2 प्रकार के गुट थे, एक था यूएसए का और एक था यूएसएसआर का। ये 2 गुट थे जिनका शीत युद्ध चला जिनके बीच में, बट भारत ने इन दोनों में से किसी में भी सहमति नहीं रखी। तो देखिए, भारत एक दूसरे के खिलाफ अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों से दूर रहना चाहता था। गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर अमेरिका भारत की स्वतंत्र पहल से खुश नहीं था। 1950 के दशक के दौरान भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक स्वतंत्र रुख अपनाया और दोनों पावर ब्लॉकर्स के सदस्यों से सहायता प्राप्त कर सका। अब इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, वो है चीन के साथ शांति संघर्ष, कि भारत का चीन के साथ कैसे संबंध है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत ने चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर अपने रिश्तों की शुरुआत की थी, क्योंकि भारत कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहले देशों में से एक था। देखिए, चाइना में आज भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक ही पार्टी का प्रभुत्व का दौर है। भारत ने सबसे पहले चाइना को मान्यता दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेहरू के कुछ सहयोगी भविष्य में संभावित चीनी आक्रामकता के बारे में चिंतित थे, लेकिन नेहरू जी ने सोचा था कि ये अत्यधिक संभावना नहीं है, भारत चीन से हमले का सामना करेगा। कहने का मतलब ये, जो आप देख सकते हैं जैसे कि पिक्स के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पिक है ये, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे, नेहरू जी को हमेशा बताना चाहते थे कि चाइना को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाइना कभी भी हम पर आक्रमण भी कर सकता है। बट नेहरू जी ने इनके बात को दरकिनार किया। इसके बाद आता है पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता चाउ एन लाय और प्रधानमंत्री नेहरू जी के बीच में हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को इन दोनों ने हस्ताक्षर किए। दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ते की दिशा में एक कदम था। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है चाउ एन लाय जो कि उस समय चाइना के प्रधानमंत्री थे, और ये है नेहरू जी। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, इसे पंचशील समझौता नाम दिया गया। अब बात करते हैं तिब्बत की। चाइना के संबंध को लेकर तिब्बत एक बहुत ही अहम मुद्दा रहा है। मध्य एशिया क्षेत्र का एक पठार है। प्रमुख मुद्दों में से तिब्बत एक है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। आखिर किस लिए हमारे भारत और चाइना के रिश्ते बिगड़े? तो 1959 में देखिए, तिब्बती एक आध्यात्मिक नेता है दलाई लामा को हमने शरण दी थी भारत में, जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और 2 देशों के बीच ऐतिहासिक बफर को हटा दिया। दलाई लामा के मुद्दे ने इसके आग में इजाफा किया। आप फोटो में देख सकते हैं, दलाई लामा की फोटो है। चीन ने भारतीय क्षेत्र के भीतर क्षेत्रों का अपने दावा किया। जम्मू कश्मीर के लद्दाख और अरुणाचल राज्य में अक्साई चीन को अपना बताना स्टार्ट किया। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं,
इधर दे रखा है अक्साई चीन। तो ये वाला जो अक्साई चीन का एरिया है, ये इस एरिया पे कब्जा किसने कर रखा है? चीन ने। है तो ये भारत का। इधर हमारा जम्मू कश्मीर है और ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसे पीओके कहा जाता है। इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और इसके इधर की साइड चाइना ने। तो कश्मीर बचा भारत का सिर्फ, जो आप मैप में देख सकते हैं, सिर्फ इतना ही। चीन, भारतीय संघर्ष और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ती दरार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर अपूरणीय अंतर पैदा कर दिया। तो चीन और भारत के संघर्ष की वजह से भारत के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें भी काफी नाराजगी देखने को मिली। तो ये था भारत और चीन के संबंध। अब हम जिस पे डिस्कशन करेंगे वो है पाकिस्तान के साथ युद्ध और संधि। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भारत के पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध रहे हैं। तो देखिए, हमेशा से कश्मीर पर विवाद को लेकर आजादी के ठीक बाद पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष शुरू हो चुका था। भारत पाकिस्तान के बीच में जो दूसरा एक मेन मैटर है, एक तो पहला कश्मीर का, दूसरा जो है वो है सिंधु जल नदी को लेके। सिंधु जल नदी पर नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने 1960 में हस्ताक्षर किए थे, जिसने भारत पाकिस्तान के संबंधों में सभी उतार चढ़ाव के बावजूद अच्छा काम किया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैप के अंदर कि ये लद्दाख दिखा रखा है और इधर अक्साई चीन, जो कि मैंने आपको अभी बताया, जिस पर आज चाइना ने कब्जा कर रखा है, और ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने। इसके बाद जैसे कि मैं आपको सिंधु जल नदी का बता रहा था, तो देखिए मैप के अंदर ये सिंधु नदी बह रही है, यहाँ से कश्मीर से जाती हुई या पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। तो इसके ऊपर हमारा एक बंटवारे को लेके विवाद हुआ है। यह विवाद काफ़ी शांतिपूर्ण समझौते से हल किया गया था। जैसे कि यह है इंडस नदी, जिसे सिंधु नदी कहते हैं। यही है सिंधु नदी, जिस पर सिंधु नदी जल बंटवारा हो चुका है और ये जाती हुई लास्ट में अरब सागर के अंदर गिर जाती है। तो अप्रैल 1965 में जो तीसरा कारण है पाकिस्तान के साथ हमारी थोड़ी अनबन का, वो है गुजरात के कच्छ इलाके में रण में सशस्त्र हमले। गुजरात का एक इलाका है कच्छ, वहां पर हमले किए गए थे, जिसके बाद अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर में भी बड़ा हमला किया गया। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से शत्रुता समाप्त हो गई। जनवरी 1966 में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने सोवियत संघ द्वारा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1971 जो अगला कारण है भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव का, 1971 के दौरान भारत को लगभग 80 लाख शरणार्थियों का बोझ उठाना पड़ा, जो पूर्वी पाकिस्तान चले गए और भारत में पड़ोसी क्षेत्रों में उन्होंने शरण ली। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया था। मई 1974 में भारत द्वारा किया गया पहला परमाणु विस्फोट। भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के अंत में होमी जहांगीर भाभा के मार्गदर्शन में की गई थी। आप देख सकते हैं फोटो में, ये एपीजे अब्दुल कलाम है और ये है अटल बिहारी वाजपेयी। ये हमारे परमाणु पोखरण के एक चित्र दिखा रखा है, जहां पर ये फर्स्टली हमने राजस्थान के पोखरण में इसका टेस्ट सफल परीक्षण किया था। तो देखिए, नेहरू जी परमाणु हथियारों के हमेशा से खिलाफ थे। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों ने शेष दुनिया पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी लागू करने की कोशिश की थी। भारत ने हमेशा एनपीटी को भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत ने सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की अपना क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 1998 में कई परमाणु परीक्षण किए और शिमला समझौता भी इसी के बीच हुआ था। तो चलिए, ये थी इस क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट नोट्स। जो भी मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हमने छाट के ये वीडियो में लिख दिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हमने इसमें रखे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए योगदान पर प्रकाश डालिए। तो आप सभी को पता है, भारत की विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू द्वारा काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मेन मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि नेहरू जी की जो मेन योगदान था, गुटनिरपेक्षता की नीति, पहला तो ये। सेकंड, कॉमनवेल्थ में भारत की भूमिका, कश्मीर तिब्बत चीन के मुद्दों से निपटना, पाकिस्तान अमेरिका और यूएसएसआर के साथ संबंध बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए और किसने किए? तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और जनरल अयूब खान
जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। इन दोनों के बीच में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट, पंचशील का क्या अर्थ है? तो देखिए, पंचशील समझौते पर चाओ एन लाय और भारतीय समक्ष पंडित नेहरू जी ने 1954 में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता के संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करेंगे, पारस्परिक गैर आक्रामकता, किसी एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का भी ख्याल रखेंगे, लाभ के लिए समानता और सहयोग, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये पंचशील समझौता था जो कि भारत और चीन के बीच में हुआ। 1971 के बांग्लादेश के युद्ध के 4 परिणामों का वर्णन करें। तो देखिए, 1971 के अंदर बांग्लादेश का युद्ध हुआ था। 1970 में पाकिस्तान को अपनी सबसे बड़ी आंतरिक गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के आम चुनावों में पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच दरार पैदा की। जुल्फी अली खान भुट्टो ने पार्टी ने पश्चिम पाकिस्तान में सभी सीटें जीती, लेकिन वह पूर्वी पाकिस्तान में हार गई। भारत को 80 लाख शरणार्थियों का भार उठाना पड़ा, जो कि पूर्वी पाकिस्तान से शरण लेने के लिए भागकर आ गए थे। इसलिए भारत को बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम के लिए नैतिक और भौतिक समर्थन का विस्तार करना पड़ा। इस प्रकार 1971 में पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया, और जब पाकिस्तान ने पंजाब और राजस्थान पर हमला किया, तो 1971 के युद्ध के जो परिणाम हुए, उनमें युद्ध में एक महान जीत के रूप में क्या देखने को मिला? भारत की एक सैन्य शक्ति, भारत की शक्ति का एक स्पष्ट संकेत मिला। इंदिरा गांधी इस युद्ध के बाद लोकसभा चुनाव जीती और इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। भारत की विदेश नीति ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बनने की इच्छा को दर्शाया और 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेप में भारत की परमाणु नीति को समझाइए। तो देखिए, परमाणु नीति की चर्चा करते हैं। नेहरू जी हमेशा ही भारत के तेजी से विकास के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में विश्वास करते थे। उनके औद्योगिकरण का एक महत्वपूर्ण विचार 1940 के अंत में होमी जहांगीर भाभा के मार्गदर्शन में परमाणु कार्यक्रम शुरू करना था। नेहरू जी परमाणु हथियार के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सिर्फ परमाणु ऊर्जा पैदा करने पर ही जोर दिया। इसलिए उन्होंने व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए सुपर शक्तियों का अनुरोध किया, भले ही वे परमाणु युद्ध प्रमुख बढ़ता रहे। अक्टूबर 1964 में जब कम्युनिस्ट चीन ने अपने परमाणु हथियार का परीक्षण किया था, तो उस समय 5 देशों के पास परमाणु हथियार थे। ये आपको याद रखने हैं, अमेरिका, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चीन। ये 5 देशों के पास ही सिर्फ परमाणु हथियार थे, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य भी थे। ये दुनिया के बाकी हिस्सों पर इन्होंने 1968 परमाणु अप्रसार संधि लागू कर दी कि कोई भी अब परमाणु बम का यूज नहीं करेगा, जो कि एक बहुत ही भेदभावपूर्ण नीति थी। और 62 और 72 के दशक के दौरान जब भारत ने लगातार 3 युद्धों का सामना किया, तो समय समय पर कई अलग अलग दल सत्ता में आए। देश की विदेश नीति ने पार्टी को राजनीति में केवल एक सीमित भूमिका निभाई। तो गाइस, ये था हमारा पूरा परमाणु नीति के ऊपर, बट इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको करने हैं कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम भारत उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के खिलाफ है जिनका उद्देश्य परमाणु अप्रसार है, क्योंकि 5 परमाणु जो देश है वो हथियारों को फैलाने से प्रतिबंधित नहीं है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। इस प्रकार भारत हमेशा से एनपीटी का विरोध करता आया है और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से भी भारत ने इनकार कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही नीतियां भारत के लिए सही नहीं थी। जो भारत की परमाणु नीति है वो ये है कि न्यूनतम परमाणु निरोध की घोषणा, मतलब कम से कम हम परमाणु बमों का यूज करेंगे, उपयोग पहले हम कभी नहीं करेंगे, सबसे पहला ये। और दूसरा, हम परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लिए वैश्विक, वैध और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। भारत हमेशा से चाहता है कि विश्व परमाणु मुक्त रहे, भेदभावपूर्ण रहे और परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति भारत भी अपना पूरा योगदान देता है। तो ये था चैप्टर 13 पॉलिटिकल साइंस का, भारत के विदेशी संबंध। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।